स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी वाला में। आइए आज हम पेपर का हल करते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का। तो हमारी वार्षिक परीक्षा 12वीं की थी, पेपर सेट भी फॉर्म किया गया है। किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वाणी का भूगोल। पहला हमारा जो प्रश्न था वो पूछा गया था कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो हमारी 4 ऑप्शन थे, रागी, जवार, मूंगफली और गन्ना। अब रागी, जवार, मूंगफली ये तीनों फसलें हमारी शुष्क कृषि की फसलें हैं, तो इनमें हमारा सही उत्तर है बी, गन्ना। दूसरा प्रश्न था हमारा, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है। तो हमारे भूगोल के अंदर जो ITDP है वो हमारा इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो हमारा इसमें सही उत्तर है बी, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था कि जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जलोढ़ मैदान है, समतल मैदान है, उनमें जनसंख्या अधिक होने के कारण तो वहां पे जो बस्तियां पाई जाती हैं वो बस्तियां, सही उत्तर है यहाँ पे ए, कुरुक्षेत्र। नहावा सेवा पत्तन किस राज्य में स्थित है। तो नहावा सेवा जो पत्तन का निर्माण किया गया था वो हमारे मुंबई पत्तन के भार को कम करने के लिए किया गया था। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी इस पत्तन को कहा जाता है। तो हमारी मुंबई महाराष्ट्र में है, तो नहावा सेवा पत्तन का जो संबंध है वो हमारे महाराष्ट्र में है, सही उत्तर है डी। इनमें कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसमें हमारा सही उत्तर है वायु प्रदूषण। भू निम्नीकरण का कौन सा कारक नहीं है। भू निम्नीकरण का अर्थ होता है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति का कम होना। तो भू निम्नीकरण के इन 4 कारक इसमें बताए गए हैं कि अपरदन, लवणता, अक्षारता। अब अपरदन भी भू निम्नीकरण का कारण है, लवणता के कारण भी भू निम्नीकरण होता है और अक्षारता के कारण, लेकिन वन एक ऐसे हैं जो भू निम्नीकरण नहीं करते हैं, तो हमारा सही उत्तर है टी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। प्रश्न नंबर 7 हमसे पूछा गया था। तो हमारा जो विश्व व्यापार संगठन है, ऐक्ट का नाम बदल कर किया गया था। 1 जनवरी 1995 में तो स्थापना की गई थी। नवनीतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। ऑस्ट्रेलिया के दार्शनिक थे ग्रिफिथ टेलर, उसने नवनीतिवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। अब आए थे अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन और कारण वाला में पूछा गया कि भारत में जलमार्ग यात्रियों और माल दोनों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल सही बात है, दोनों महत्वपूर्ण साधन है। यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का साधन है। अब इसके जो ऑप्शन दिए गए तो दिए गए थे कि ए ऑप्शन था अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी, अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो इसमें हमारा भारत में जलमार्ग यात्रियों के माल और दोनों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है, सही बात है। यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का साधन है, इसीलिए ये इतना अधिक महत्वपूर्ण रहा है। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ए, कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। 10, बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। सही बात है, बस्तियां विभिन्न प्रकार की हैं। विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। ये भी बात सही है कि विभिन्न जो भौतिक कारक हैं वो बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए वो अलग अलग प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इसके जो ऑप्शन दिए गए थे कि अभिकथन ए सही है, केवल कारण आर सही है। अभिकथन और
कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन अभिकथन सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब इसमें हमने देखा कि बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। सही बात है, विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है, और इसी के कारण ही हमारे विभिन्न प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। तो हमारा इसमें उत्तर होगा सी, के अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। गैरिसन नगर क्या है? कि हमारे जो पुराने समय के अंदर अंग्रेजों ने अपने सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए, रहने के लिए जो नगर स्थापित किए थे, उन नगरों को गैरिसन नगर कहा जाता है। तो जहाँ पे देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सैनिकों का प्रशिक्षण स्थल है, उनके रहने का स्थान है, उनके औजार, हथियार, गोला बारूद रखने का जो स्थान है, उसको बोलते हैं गैरिसन नगर या छावनी नगर, कैंट जिसको हम कहते हैं। और इसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था मुख्य कार्य इनका होता है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार बताइए। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर हमारे क्वेश्चन पेपर में ही था। पीछे पूछा गया था कि रोड मैदान में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इसी प्रश्न का उत्तर उसी में था कि भारत में जो विभिन्न प्रकार की बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, उनमें गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्ती, पल्लीकृत और प्रेक्षित। 2047 तक विकसित भारत बनाने हेतु हम भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? ज्ञान आधारित प्रश्न पूछा गया था। तो 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए जो अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसी सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, हाइड्रोजन ऊर्जा है, इन सब का अधिकतम उपयोग कैसे हो, इस के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाने चाहिए? पहला हमारा है, सरकार के द्वारा नीति निर्माण किया जाए कि सरकार इनको उपयोग में लाने के लिए योजना और नीति का निर्माण करे। राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा जो मिशन है वो मजबूती के साथ लागू हो, कि वो अपना जो काम है अक्षय ऊर्जा विभाग ईमानदारी और मजबूती के साथ में करे। सौर ऊर्जा का विस्तार करे, सौर ऊर्जा के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाए, सहायता उपलब्ध करवाए, कि जो सौर ऊर्जा के लिए फोटोवोल्टाइक प्लेटें हैं वो सस्ती दर के ऊपर उपलब्ध करवाए। तटीय क्षेत्रों के ऊपर पवन ऊर्जा के जो संयंत्र हैं वो स्थापित किए जाएं, और जहां खुले क्षेत्र हैं वहां पे भी पवन ऊर्जा विकसित की जानी चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है, सरकार अनुसंधान के लिए और अधिक निवेश उसमें करे। स्कूलों, महाविद्यालयों में अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो पाठ्यक्रम है वो शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम से प्रभावित हों और इस प्रकार की अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू करें। पृष्ठ प्रदेश का क्या अर्थ है? पृष्ठ प्रदेश होता है कि किसी पतंग के पीछे का जो भाग है, ऐसा स्थल भाग जिसको वो अपनी सेवाएं प्रदान करता है, वो उस पतन का पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। या इसका जो भौगोलिक अर्थ हम समझे वो है कि तटीय जो क्षेत्र होते हैं मुख्य भूभाग के पीछे होता है, जैसे समुद्र तट के पीछे का आंतरिक क्षेत्र, वो कहलाता है पृष्ठ प्रदेश। स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है? हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज एक ऐसा महामार्ग है जो देश के 4 महानगरों को जोड़ता है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो 5840 किलोमीटर लंबा है, जो देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ता है, और जिसका रखरखाव हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। दिल्ली को मुंबई से जो 1419 किलोमीटर की दूरी है, मुंबई से चेन्नई को 1290 किलोमीटर की दूरी करता है, और चेन्नई को कोलकाता से 1684 किलोमीटर और कोलकाता को दिल्ली से 1453 किलोमीटर। तो इस प्रकार इन 4 महानगरों को जोड़ते हुए 5840 किलोमीटर का ये राजमार्ग बनता है, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है? जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या व क्षेत्रफल के आनुपातिक संबंध को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये एक ऐसा माप है
जो जनसंख्या का दबाव उस क्षेत्र के ऊपर दर्शाता है। हमारे भारत के अंदर जो जनसंख्या घनत्व वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वो हमारा बिहार में है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा है अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मानव भूगोल के उप क्षेत्र। अब मानव भूगोल के तो उप क्षेत्र में बहुत सारे हैं, जैसे जनसंख्या भूगोल है, आर्थिक भूगोल है, आदिवासी भूगोल है, रूरल ग्रामीण भूगोल है, नगरीय भूगोल है, कृषि भूगोल है, सामाजिक भूगोल है। तो ये हमारे मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। संभववाद क्या है? संभववाद एक फ्रांसीसी विचारधारा है जो दर्शाती है कि मानव का प्रकृति के ऊपर विजय। ये हमारे फ्रांसीसी भूगोलवेता थे विडाल डी लाप्लास, दार्शनिक थे। उन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया था कि नीतिवादी बोलते थे कि प्रकृति हावी है, प्रकृति मानव को दास के रूप में रखती है, लेकिन इसने कहा कि प्रकृति मानव को संभावनाएं देती है, आगे बढ़ने के लिए अग्रेसित करती है, तो जिससे मानव उस प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर पाता है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए जो देश हैं उनमें सबसे अधिक चिकित्सा पर्यटन के ऊपर उभरता हुआ देश हमारा है, वो हमारा भारत है, सिंगापुर है, जापान है, इजराइल है और थाईलैंड है, कोस्टा रिका है। तो ये ऐसे देश हैं जो आज के समय के अंदर चिकित्सा पर्यटन में उभरे हैं। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? कि भारत का हमारा जो विदेशी व्यापार है वो किन किन देशों के साथ में होता है, किन किन वस्तुओं का आयात करता है, कितना हमारा आयात है, कितना निर्यात है, ये हमारी विशेषताएं हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? भारत के व्यापार का फैलाव पूरे विश्व के अंदर है, सभी देशों के साथ में लगभग भारत व्यापार करता है। आयात संगठन में परिवर्तन हुआ है कि हम पहले जिन चीजों को मंगवाते थे वो चीजें हमारी कम हुई हैं, उसकी अपेक्षा हम दूसरी चीजों को मंगवाना शुरू किया है। पहले खाद्यान्न अधिक मात्रा में मंगवाए जाते थे, आज खनिज तेल सबसे अधिक मंगवाया जाता है। निर्यात संगठन में भी परिवर्तन हुआ है कि आज हम विनिर्मित वस्तुओं को भी निर्यात करना शुरू किया है। पहले हम केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही निर्यात करते थे। प्रतिकूल व्यापार संतुलन है, हमारा जो व्यापार संतुलन है वो हमारा अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है। अधिकतर हमारा जो व्यापार है वो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के कारण हम उसकी नीतियों के अनुरूप विदेशी व्यापार करते हैं। व्यापार में उदारवादी नीतियां लागू की गई। भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करें कि भारत का जो आर्थिक विकास है उसमें सड़कें कितना योगदान करती हैं। तो हम शुरू करते हैं कि भारत के अंदर सड़कों का विकास कैसे होना शुरू हुआ। तो भारत के अंदर जो सड़कों का विकास है वो अंग्रेजों ने 1943 में यहाँ पे सड़कें विकसित करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम था नागपुर योजना। तो जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय 1947 में केवल 2,73,000 किलोमीटर लंबी सड़कें थी, तो आज बढ़ करके 66 लाख किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग हैं। तो हमारे कुल 85% यात्री और 70% माल ढुलाई का काम करते हैं। सड़कों का जो आर्थिक विकास में महत्व हो इसी बात से है कि हमने 2.73 लाख किलोमीटर से 66 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाई हैं। तो इसमें महत्व कैसे रहा कि दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचने में सड़कें महत्वपूर्ण हैं। दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाती हैं, चाहे वो दलदली क्षेत्र है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र को बाजार के साथ में जोड़ती हैं कि आज कृषि क्षेत्र के तक सड़कों का निर्माण किया गया है जो बाजार तक सामान को लाने और कृषि उत्पाद को ले जाने के लिए काम में आती हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं को जल्दी ग्राहक तक पहुंचाती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर सैनिक व रसद सामग्री जल्दी पहुंचाती हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों को नगरों के साथ में जोड़ती हैं। सूखा व बाढ़ के समय लोगों तक सेवाओं का पहुंचाना आसान करती हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करें कि वायु प्रदूषण किन किन स्रोतों के साथ में होता है। कि हमने पढ़ा था कि वायु प्रदूषण हमारा कुछ तो
तो प्राकृतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं, उनके द्वारा होता है, और कुछ हमारा मानवीय कारकों के द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं भौतिक कारकों की। ज्वालामुखी राख, ज्वालामुखी जब भी फटता है तो उसके बहुत सारी राख और धुएं के कण, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल के अंदर मिलती है। उल्कापात से भी हमारा वायुमंडल के अंदर वायु प्रदूषण होता है। तूफानों से उड़ी धूल के कारण जब भी तूफान आते हैं तो बहुत सारा धूल हमारे वायुमंडल के अंदर मिल जाता है। जंगल की आग। अब मानवीय जो कारक हैं उनमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, हम कोयला है, खनिज तेल है, इनको जब जलाते हैं तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बहुत सारी वायुमंडल के अंदर मिल जाती है। रासायनिक प्रक्रियाएं, परमाणु विस्फोट, खनन कार्य और कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग हमारे वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन की। तो बात करते हैं कि मलिन बस्तियां होती क्या हैं। कि हमारे यहाँ पे बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण रोजगार की तलाश में बहुत सारे लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जबकि नगर इतनी अधिक भीड़ को सहन नहीं कर पाते हैं, और वो लोग शहर के अंदर अधिक महंगे क्षेत्र के अंदर निवास नहीं कर सकते हैं। तो वो जो शहर के आसपास की जमीनें हैं, खाली पड़ी जमीनें हैं, वहाँ पे अवैध बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं, जिनमें सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। किसी प्रकार की कोई सुविधा न होने के कारण वहाँ पे जो बस्तियां पनपती हैं वो कहलाती हैं मलिन बस्तियां। इन बस्तियों की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, क्योंकि वहाँ पे रोजगार के लिए गए थे, रोजगार सबको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वहाँ पे आर्थिक जो समस्याएं हैं उन लोगों को आती हैं। स्वास्थ्य समस्याएं, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लाइट, बिजली, पानी, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस कारण से वहाँ पे उन लोगों के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। शिक्षा की समस्या, वहाँ पे किसी प्रकार की शिक्षा से संबंधित सेवाएं नहीं हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हैं, विद्यालय तक नहीं पहुँच पाते हैं। आवासीय समस्याएं, कि रहने के लिए उनके जो मकान हैं वो छोटे छोटे मकान हैं, कच्चे मकान हैं, एक कमरे के अंदर 10-10 लोग निवास करते हैं। अधिकारों से वंचित, उन लोगों के अधिकार नहीं है, उनके अपने उस जमीन के ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है जिसके ऊपर वो रह रहे होते हैं। अत्यधिक भीड़ भाड़, एक एक कमरे के अंदर, छोटे छोटे कमरों के अंदर 10-10 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे भीड़ भी अत्यधिक होती है। गलियां तंग हैं, क्योंकि वो अनियोजित हैं, छोटी छोटी गलियां, तंग गलियां वहाँ पे छोड़ी गई हैं, जिसमें केवल एक ही व्यक्ति एक बार में क्रॉस कर सकता है। पर्यावरण प्रदूषण है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई फैसिलिटी न होने के कारण, गलियों के अंदर सीवरेज की व्यवस्था न होने के कारण वहाँ पे नमी बहुत अधिक मात्रा में रहती है, जिसके कारण वहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। नाभिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। नाभिकीय संक्रमण होता है कि कोई भी समाज हर ग्रामीण उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से बदल करके नगरीय और शिक्षित हो जाता है, जिसमें निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की ओर बढ़ता है, तो वो जो अवस्था कहलाती है वो जनसंख्या संक्रमण की अवस्था कहलाती है। तो ये अवस्थाएं थी हमारी प्रथम अवस्था। इस अवस्था में समाज पूर्णतः ग्रामीण है, अशिक्षित है, जिसमें उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है, जिसके कारण वहां पर जो जनसंख्या वृद्धि है वो इतनी अधिक नहीं पाई जाती है, क्योंकि लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो बहुत कम है। जन्म भी अधिक मात्रा में लेते हैं, मृत्यु दर भी उसी अनुरूप है, इसलिए जनसंख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। तो इस प्रकार की जो अवस्था वो हमारी प्रथम अवस्था कहलाती है। द्वितीय अवस्था के अंदर, शुरुआती दौर के अंदर उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है, लेकिन समय के साथ ये उच्च जन्म दर और मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जाती हैं। वहां के लोगों के स्वास्थ्य के अंदर स्वास्थ्य में सुधार आता जाता है, और वहां पे जो मृत्यु दर है वो काफी हद तक कम कर दी जाती है। और तीसरी अंतिम अवस्था है, इसमें समाज पूर्णतः नगरीय समाज हो जाता है। लोगों
के अंदर जो साक्षरता दर है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वहाँ पे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हो जाती है। लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो उच्च हो जाती है। इस प्रकार की अवस्था को हम अंतिम अवस्था कहते हैं। तो ये जनसंख्या संक्रमण की 3 अवरोपण कृषि हमारी पश्चिमी की देन है। अब ये देन क्या थी, औद्योगिक क्रांति के अंदर जब वहां पे उन देशों के अंदर कच्चे माल की मांग बढ़ी, तो उन देशों ने अपने उपनिवेशों के अंदर, तो उनके अपने उपनिवेश थे, उनमें वहां के फसल का जो प्रतिरूप था उसको बदलना शुरू कर दिया कि उन्होंने उन पौधों को जहाँ पे जो उनको कच्चा माल दे सकते थे उनको रोपित किया और वहां से ला करके अपने उपनिवेशों के अंदर उनको लगाना रोपना शुरू कर दिया था। जैसे भारत और श्रीलंका में उन्होंने चाय के बागान रोपित किए थे। तो चाय जो है कि रोपण कृषि है। इसकी विशेषताएं थी कि यह आधुनिक है, नई है, औद्योगिक क्रांति के बाद की परंपरिक कृषि है जो एक बड़े सुव्यवस्थित ढंग से की जाती है। इसमें बागानी कृषि भी कहते हैं। इसके बहुत सारी उपजें हैं, रबड़, चाय, काफी, कोको, गन्ना और केला। कम जनसंख्या घनत्व में इसका जन्म हुआ है, क्योंकि वो देश कम जनसंख्या घनत्व वाले थे, इसलिए इस कृषि के अंदर जो जोत का आकार है वो बहुत बड़ा है। कि बहुत सारे एकड़ जो होती हैं उन एकड़ों में एक ही फसल बोई जाती है। इसमें फसल विशिष्टीकरण है। विशिष्टीकरण कि लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही फसल लगाई जाती है। कि 1000 एकड़ के अंदर केला लगा दिया गया, 1000 एकड़ के अंदर चाय लगा दी गई, 1000 एकड़ के अंदर रबड़ के पौधे लगा दिए गए। तो ये इसमें फसल विशिष्टीकरण हो जाता है। इस कृषि व्यवस्था में अधिक पूंजी व तकनीकी ज्ञान है। इस कृषि व्यवस्था में सुचारू परिवहन व्यवस्था है। जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय सुझाइए। जल का पता है कि पूरी धरती के ऊपर जो ताजा जल है वो केवल 3% पीने के योग्य है, और जो जो जनसंख्या बढ़ती जाती है, औद्योगिक क्षेत्र में विकास होता जाता है, तो हमारे जो उस जल की मांग है, उपयोग की जो मांग है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जल हर जगह पे एक जैसा उपलब्ध नहीं है। इसके अंदर स्थानीय रूप से और मौसम अनुसार बदलाव होता जाता है। कि मानसून ऋतु के अंदर जल अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जबकि शुष्क मौसम के अंदर जल की कमी हो जाती है। दूसरा है कि जलीय प्रदूषण से, कि हमारा जो पीने योग्य जल है उसका प्रदूषण होने से भी इसकी मात्रा कम हो जाती है। और जल एक ऐसा संसाधन है जिसकी हम कोई दूसरा प्रतिस्थापन नहीं है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जल की कमी को पूरा जल ही कर सकता है। इसलिए जल जीवन का आधार है और इसका उपयोग हमें सतत पोषणीयता के आधार पर करना है। तो इसके उपाय क्या हैं? पहला, जल प्रदूषण का निवारण हो, कि हमें जल को प्रदूषण करने से बचाना है। जो हमारा मीठा पीने योग्य पानी है उसको प्रदूषित होने से बचाना है। जल का न्याय संगत उपयोग करना है, कि जितना हमें आवश्यकता है हम उतना उपयोग करें, बाकी को संरक्षित करें। सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध करना है, कि हमें सिंचाई के अंदर डायरेक्ट मेथड की सिंचाई को रोक करके ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल फुहारा सिंचाई की विधि अपनानी होगी। जल संभर विकास और वर्षा जल संग्रहण, वर्षा के जल को संग्रहण करना होगा। वाटर रिचार्ज, वर्षा का जो जल है उसको रिचार्ज करना होगा। भारत के भाषा परिवारों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में वाहनों यहाँ के अपने लोकल नहीं है, बहुत लंबे समय प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर बाहर से आकर के बसे लोग हैं, तो अपने साथ अपनी बोलियां और भाषाएं लेकर के आए। इसी कारण से भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो भारतीय भाषाएं हैं, उनको हम मुख्य 4 वर्गों के अंदर बांटते हैं, जिनको हम बोलते हैं भाषा परिवार। आग्नेय आस्ट्रिक भाषा परिवार है, जिसको हम निषाद बोलते हैं। अब इस परिवार के अंदर मुख्य 2 वर्ग हैं, मुंडा और मानखेमर, जिसमें खासी और निकोबारी भाषाएं बोली जाती हैं। और ये भारत के मेघालय की खासी की जो पहाड़ियां हैं, गारो की जो पहाड़ियां हैं उनमें, और निकोबार द्वीप समूह के अंदर
संथाल परगना एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, और झारखंड के रांची के अंदर भी ये भाषाएं बोली जाती है। चिन्नी तिब्बती परिवार किरात, इस भाषा परिवार के अंदर तिब्बती, हिमालयी, उत्तर असमी, असमी म्यांमारी, ये 3 वर्ग हैं। इनमें जो तिब्बती, बाल्टी, लद्दाखी, शेरपा, सिक्किमी बोली जाती हैं, इनके नाम में ही है कि लद्दाख हिमालय का जो प्रदेश है उसमें लद्दाखी बोली जाती है। उत्तर पूर्वी जो हिमालय है उसके अंदर बोली जाती है। नागालैंड, मणिपुर, गारो, मिजो की जो पहाड़ियां हैं उनमें भी ये भाषाएं बोली जाती हैं। ये अधिकतर हमारी हिमालयी क्षेत्र के अंदर ही बोली जाने वाली भाषाएं। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण द्रविड़, मध्य द्रविड़ और उत्तर द्रविड़ है। इसमें हमारी मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गोंडी है, कुई है, पारसी है, ये भाषाएं बोली जाती हैं। और भारत की ये तमिल तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक के अंदर, मलयालम केरल में और तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। और भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार, जो भारतीय भाषा सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है, वो हमारी भारतीय यूरोपीय आर्य परिवार की भाषा बोली जाती है। तो इसमें नेपाली, लहंदा, कच्छी, मराठी, कोंकणी, उड़िया, बिहारी, असमिया, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बघेली, राजस्थानी है। जो भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिम भारत में, जैसे महाराष्ट्र है, ये मराठी बोली जाती है। कोंकणी गोवा के अंदर बोली जाती है। उड़िया उड़ीसा के अंदर, असमिया असम में, और जो हमारी बघेली है वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। गुजराती गुजरात के अंदर है। हिंदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, पंजाबी पंजाब के अंदर। ये थे हमारे भारत की भाषा परिवार। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय बताइए। अब हमारे हरी के बैराज से, के पास से, पंजाब के हरी के बैराज से ये नहर निकाली गई है और राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों को पानी उपलब्ध करवाती है। तो 445 किलोमीटर लंबी नहर है और भारत की सबसे लंबी नहर है। अब इस नहर के बन जाने के बाद उस क्षेत्र में बहुत अधिक तीव्र गति के साथ में विकास हुआ, लेकिन उस विकास ने वहां का जो भौतिक पर्यावरण था उसके साथ छेड़खानी कर दी, उसको हानि पहुंचानी शुरू कर दी थी। कि जिस सतत पोषणीय विकास का जो लक्ष्य रखा था उस क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को भी बनाए रखना था, तब वो हम सतत पोषणीय वाली बात को पूरा कर पाते हैं। इस नहर के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के जो उपाय हैं वो हमारे पारिस्थितिक संतुलन को बना करके रखने के ऊपर बात करता है। तो वहां का जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको भी बना के रखना है। उपाय क्या थे कि जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन हो, कि हमारे वहाँ की जो जल प्रबंधन नीति है उसको कठोरता के साथ और नियमों के साथ में लागू करना होगा। शस्य प्रतिरूप में, कि हमारा जो फसल प्रतिरूप है उसमें हमने उसी क्षेत्र के अनुरूप कम पानी लेने वाली फसलों को बोया जाना है। बागानी कृषि को बढ़ावा देना है, कि वहाँ का जो क्षेत्र है उसमें अधिक पानी लेने वाले फसलों की बजाय बागानी कृषि करें, खट्टे रसदार फल हैं उनके बागा लगाए जाएं। विकास कार्यक्रमों को कड़ाई के साथ में लागू करना है। प्रवाह प्रणाली को पक्का करना है ताकि पानी अधिक बर्बाद ना हो, नीचे पानी सीवेज ना हो, इसलिए प्रवाह जो प्रणालियां हैं, चाहे वो नहर है, चाहे वो खाल है, नालियां हैं, उनको पक्का करना है। भूमि का समतल करना है, क्योंकि असमतल भूमि के अंदर अधिक पानी की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए वहां की भूमि को लगभग समतल करना चाहिए। जल का वितरण वारबंदी के अनुसार हो, खेतों के अंदर जो जल पानी पहुंचाया जाता है वो वारबंदी के अनुसार हो, कि आप इतने समय उसको मिलेगा, इतना समय उसको मिलेगा। जलाक्रांता भूमि का पुनरुद्धार हो, जिस भूमि के अंदर जलाक्रांता आई हुई है उस भूमि का पुनरुद्धार किया जाना चाहिए। वनीकरण करना, कि वहां पे जो पेड़ों की मेखलाएं हैं वो अधिक मात्रा के अंदर लगाए जाए ताकि वहाँ की भूमि का जो अपरदन है वो कम मात्रा के अंदर हो, साथ में वहाँ का जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहे। छोटे किसानों को आर्थिक संस्थागत सहायता करना, जो छोटे किसान हैं, मार्जिनल जो किसान हैं, सीमांत जो किसान हैं,
उन किसानों की आर्थिक सहायता संस्थागत रूप में करनी चाहिए। भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। कि भारत के अंदर जो पेट्रोलियम है वो हमारे हाइड्रोकार्बन के रूप में अवसादी शैलों में स्थित है। हमारा जो खनिज तेल है वो अवसादी शैलों के अंदर पाया जाता है और इस खनिज का अधिकतर हम जो उपयोग करते हैं वो मोटर वाहन, रेल व वायुयान में करते हैं। इसके परिष्करण करके हम बहुत सारे अन्य कच्चा माल भी उपलब्ध होता है अन्य उद्योगों के लिए, जैसे उर्वरक है, स्नेहक है, रबड़ है, रेसे है, वैसलीन है, मोम और विटामिन है। अब भारत में जो खनिज तेल की उत्पत्ति थी वो खनिज तेल हमारे टर्शियरी युग की जो शैलें हैं उन शैलों के अंदर पाया जाता है, जिसमें करोड़ों वर्षों से वनस्पति जीवों के दबने तय उनके ऊपर दबाव और उस तापमान तय रसायन और रेडियो संक्रियता से उनका जो फोसिल है वो खनिज तेल में बदलने शुरू हुए। और भारत के अंदर जो खनिज तेल का उत्पादन तो शुरू हुआ तो भारत में पहली बार 1866 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने असम घाटी के अंदर पहला तेल का कुआं खोदा गया था, लेकिन इसका बाहर निकालने का जो काम था वो 1890 के अंदर असम के डिगबोई में तेल को बाहर निकाला गया था और उसी समय से यहाँ पे उत्पादन शुरू किया गया था। लेकिन 1956 में भारत के आजाद होने के बाद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई और इस आयोग ने भारत के अंदर तेल के नए नए क्षेत्रों को खोजा गया और वो हमारे नए नए जो क्षेत्र थे उनमें हमारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र भी थे और पूर्वी तटीय क्षेत्र भी थे। लेकिन भारत के अंदर तेल इतना अधिक उत्पादित नहीं किया जाता कि वो हमारे यहाँ की तेल की खपत को पूरा कर दे, इसलिए हम अधिकतर तेल हमारा आयातित भी करते हैं। तो भारत के जो तेल क्षेत्र है वो एक हमारा क्षेत्र है असम एवं पूर्वी भारत। दूसरा हमारा है गुजरात तेल क्षेत्र, जिसमें अंकलेश्वर है, क्या है, मुंबई अपतटीय क्षेत्र है जिसमें मुंबई हाई है और बसीना क्षेत्र है। और पूर्वी तटीय क्षेत्र के अंदर कोविलपल और नारीमनम जो क्षेत्र है वहां पे भी तेल के भंडार पाए गए हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। मनुष्य की आकांक्षाओं, उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर में वृद्धि होने वाली जो प्रक्रिया है वो मानव विकास कहलाता है। मानव विकास जिन 4 स्तंभों के ऊपर टिका है उनमें हमारा एक है समता, के संसाधनों तक प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच हो, इसमें किसी प्रकार का धर्म, जाति, लिंग आधार पर कोई भेदभाव ना हो, बिना भेदभाव के अवसर उन लोगों को मिलते रहें। और भारत के संविधान के अंदर वर्णित है समानता का अधिकार, तो 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। सतत पोषणीयता, इसका अर्थ है कि संसाधनों का इस ढंग से प्रयोग करना कि वर्तमान अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के साथ साथ भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनको भी उपलब्ध हो, इनकी भावी पीढ़ियां भी उन संसाधनों को उपयोग कर सके, इसलिए हमने उनके लिए वो संसाधन बचाने भी हैं। इसी का संबंध है कि संसाधनों का जो उपयोग है वो मितव्ययता पूर्वक करें, मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उनके साथ में करें। उत्पादकता, या उत्पादकता मानव समाज में काम करने का तरीका क्या है और उसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उन व्यक्तियों के अंदर उसको बेहतर बनाने की क्षमताओं का निर्माण कैसे हो, वो कहलाता है उत्पादकता। सशक्तिकरण, लोगों को कार्य करने और विकल्प चुनने सबल और शक्तिशाली बनाना है, तो लोगों के अपने अधिकारों के प्रति सचेत हों। विश्व जनसंख्या व को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे इसमें कुछ भौतिक कारक थे जिसमें जलवायु, समतल धरातल, जल की उपलब्धता, मृदा, नदी घाटियां, आर्थिक कारक, औद्योगिक विकास, जहाँ पे औद्योगिक विकास हुआ है वहाँ पे लोग रोजगार की तलाश में रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या अधिक हुई है। खनिज के जहाँ जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज मिलने शुरू हुए, खनन कार्य करने शुरू हुए, तो लोग वहाँ पे खनिजों को बाहर निकालने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे प्रवास किया। जैसे कुलगार्डी है, कालगुरली है, ऑस्ट्रेलिया के वीरान क्षेत्र थे, खनिज मिलने के बाद, सोना मिलने के बाद वहाँ पे आज बहुत बड़े शहर हैं। कैलिफोर्निया है अमेरिका का। नगरीकरण है कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती है।
परिवहन, जहाँ पे लोगों को परिवहन के साधन अच्छे सही रूप में उपलब्ध होंगे, लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक विस्थापन के किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा, लड़ाई झगड़े के कारण, सांप्रदायिक लड़ाई झगड़ों के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर विस्थापित होते हैं। जिस स्थान से वो गए हैं वहाँ पे जनसंख्या कम होगी और जहाँ पे गए हैं वहाँ जनसंख्या अधिक हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान का 1947 के अंदर जो बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या विस्थापित हुई थी। शांतिपूर्ण वातावरण के लोग शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर रहना पसंद करते हैं। सुरक्षा, जहाँ पे उनको सुरक्षा महसूस हो उस जगह पे लोग रहना पसंद करते हैं। आतंकवाद, जिन क्षेत्रों के अंदर आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तो लोग वहां से पलायन कर जाते हैं। कुछ राजनीतिक कारक भी हैं कि सरकार की नीतियां हैं, सरकार की भी अपनी नीतियां हैं कि सरकार यदि चाहे तो जनसंख्या को कम करवा सकती है, सरकार चाहे तो बढ़वा सकती है। जैसे चाइना सरकार ने एक नीति बनाई थी कि केवल एक ही बच्चा पैदा करना है, जबकि साइबेरिया के अंदर रूस सरकार ने वहां पे जनसंख्या को बढ़ावा देने के लिए अधिक जन्म देने वाली माओं को सम्मानित करने का काम भी किया था। स्थायी सरकार और राजनीतिक प्रोत्साहन। स्वेज नहर मार्ग पर एक नोट लिखें। स्वेज नहर, यह नहर हमारे मिस्र में अफ्रीका और एशिया को मिलाने वाली एक सरल संधि थी, उसको काट करके इसका निर्माण किया गया था। इस नहर का जो निर्माण किया गया था वो फ्रांसीसी एक इंजीनियर थे, फर्डिनेंड डी लेप्स, उसने इस नहर का निर्माण करवाया था, जो दो सागरों को मिलाती है, भूमध्य सागर और लाल सागर। भूमध्य सागर के ऊपर एक पोर्ट थी जिसका नाम था पोर्ट सईद, और लाल सागर के ऊपर एक पोर्ट थी इसके किनारे पर जिसका नाम था पोर्ट सुएज। अब इस सरकार के ऊपर मिस्र का अपना एक अधिकार है। तो 1859 में फर्डिनेंड डी लेप्स ने इसका निर्माण शुरू किया और 10 वर्षों में 1829 में बनकर के ये तैयार हुई। इस नहर की जो कुल लंबाई 173 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 365 मीटर, 16.15 मीटर ये गहरी है। इस नहर के मार्ग में जो इसको लगातार पानी की उपलब्धता करवाती हैं तो 3 मंजाला, तिमसा और लिटिल बियर। इस्माइलिया इस नहर के मार्ग में एक मुख्य नगर भी। महत्व, इस नहर के बन जाने के बाद यूरोप के देशों, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो मार्ग है छोटा हुआ। जैसे हमारे भारत के अंदर लंदन और मुंबई के बीच की जो दूरी है वो 9,600 किलोमीटर दूरी कम हुई। इससे पहले मुंबई से लंदन जाने के लिए उत्तम आशा अंतरिम मार्ग का अपनाया जाता था, जो 9,600 किलोमीटर लंबा पड़ता था। इस नहर का निर्माण सबसे अधिक जो लाभ हुआ है वो ब्रिटेन को हुआ है। वह अपने उपनिवेशों में कच्चा माल लाने के लिए और अपने उद्योगों में तैयार माल करके उन उपनिवेशों में ले जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल करती थी और अपने उपनिवेशों को संभालने का काम करती थी। इसलिए इस नहर को उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का स्नायु तंत्र भी कहा जाता था। इस नहर का जो लाभ है वो पूर्वी राष्ट्रों को भी हुआ है। यह देश अपने कृषि उत्पाद, भारत जैसे जो देश हैं कृषि उत्पाद है, चाय, कहवा, पटसन, कपास, चावल, रेशम, चीनी, रबड़, गरम मसाले, इस मार्ग के द्वारा जो पश्चिमी देश हैं उनको निर्यात भी करते हैं। पतन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पतनों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर कीजिए। पतन होते क्या? अंग्रेजी भाषा का एक पोर्ट शब्द है और वो पोर्ट जो शब्द है लातिन भाषा के पोर्टा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रवेश द्वार। पतन भी समुद्र के स्थल में प्रवेश द्वार का काम करते हैं। अधिकतर विदेशी जो व्यापार का संचालन है इन्हीं पतनों के द्वारा होता है। इसीलिए इन पतनों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार भी, तोरण भी कहा जाता है। अपने जो प्रदेश हैं, पतनों के जो पृष्ठ प्रदेश हैं, वहाँ पे वो वस्तुओं को इकट्ठी करते हैं, निर्यात करते हैं, दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं को आयात भी करते हैं और अपने देश के आंतरिक भागों में उनको वितरित करने का काम भी करते हैं। आज के जो आधुनिक पतन है वो बड़े अधिक उच्च तकनीक के द्वारा और सुविधा संपन्न है। देश के प्रमुख राजमार्गों, रेल मार्गों के साथ में जुड़े हुए हैं। पतनों के ऊपर बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए गए हैं सामान को
जहाज से उतारने के बाद गोदामों में रखा जाता है, या जहाज में चलने से पहले वो गोदामों में रखे जाते हैं, उसके बाद चढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत अधिक दूसरी चीज़ें भी अधिक विकसित हुई हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े होटल विकसित किए गए, बैंकों की शाखाएँ खुली गई, बीमा केंद्र खुले गए। तो एक पतन बहुत सारे काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो पतन किस जगह के ऊपर अवस्थित है। तो पतन के द्वारा निपटाया गया नौबहार परिवहन और उसकी लोकेशन कहाँ है, उस आधार पर जो पतन है वो अवस्थिति के आधार पर और निपटाए गए नौबहार के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। भारत के अंदर भी हमारे यहाँ पे 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पतन हैं, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है वो हमारी 5600 किलोमीटर है। और इस 5600 किलोमीटर तटीय सीमा के ऊपर हमारे 6 हमारे पूर्व की ओर हैं और 6 हमारे पश्चिम की ओर हैं और एक हमारे अंडमान निकोबार में है। तो 13 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी पतनों का निर्माण भारत के अंदर हुआ है। और हमारे भारत में 184 छोटे पतन भी हैं। मुख्य भूमि के ऊपर हमारे 12 पतन हैं। अवस्थिति के आधार पर पतन 2 प्रकार के हैं। बाह्य पतन, ये वास्तविक पतन जो तट के ऊपर वास्तविक पतन है उनसे दूर गहरे समुद्र के अंदर बनाए जाते हैं, क्योंकि मुख्य तटीय भूमि के ऊपर जो पतन है वहां तक बड़े जहाज नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पे तलछट के कारण उन जहाजों के फंसने का डर रहता है। इसलिए वो जहाज गहरे समुद्र के अंदर ही अपने सामान को उतारते और चढ़ाते हैं। उनके उस सामान को उतारने और चढ़ाने के लिए जो गहरे समुद्र में पतन का निर्माण किया गया है वो कहलाता है बाह्य पतन। जैसे ब्रिस्टल और एवनबार्ग हमारे ऐसे पतन हैं। आंतरिक पतन ऐसे पतन हैं जो समुद्र तट पर न होकर के स्थलखंड के अंदर होते हैं, स्थलखंड के भीतरी भागों के अंदर होते हैं, जो किसी नहर के द्वारा या नदी के द्वारा समुद्र के साथ में जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारा कोलकाता पतन है, हुगली नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर है, लुइसबर्ग है, राय नदी के ऊपर है। मैफिन्स यूएसए में मिसिसिपी नदी के ऊपर है। भारत का रेखा मानचित्र 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा भरमौर। भरमौर हमारा हिमाचल के अंदर तो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। तो हमारा भरमौर हिमाचल प्रदेश में। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर हमारा गुजरात में। काफी उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक काफी उत्पादक राज्य पूछे तो हमारा कर्नाटक है और इसके साथ में हमारे केरल के अंदर भी कॉफी का उत्पादन किया जाता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, अब हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या है सबसे अधिक वो हमारी हिमाचल प्रदेश में है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो राज्य है वो हमारा हिमाचल प्रदेश है। मुंबई महानगर महाराष्ट्र में। तो ये थे हमारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र का हल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।